मेरे प्यारे शिक्षक साथी, आपको पुनः सादर नमन। और आप हैं तो देश हैं। आज फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और कुछ नया चीज़ लेकर के। आज हम क्या क्या जानेंगे इस पे हम लोग चर्चा कर लें, और रुकने से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी जल्दी से कर दीजिए। आज हम क्या क्या जानेंगे। आज हमने ये सोचा कि यदि मैंने सी टेट या यूपी टेट पे 100 वीडियो बनाता हूँ और 100 वीडियो में यदि मात्र मैं 30-30 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देते रहूँ, तो आपके पास 3000 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा। और 3000 का सेट हो जाएगा तो मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम में फिर वो रिपीटेशन होगा और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लेगा, सब सही होंगे आपके। इसलिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आज हम लोग पाठ्यक्रम को विस्तार से जानेंगे। पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो हमारा इससे पहले टेट हुआ था, तो प्रश्नों जो 23 जनवरी 2022 को पूछे गए प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है आप लोग स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना यदि नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं इसके साथ विस्तृत विवेचना करूंगा, तो विस्तृत विवेचना में क्या हो जाएगा, आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो यदि नहीं होगा तो 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको तैयार होना है और हमारे साथ लगे रहना है, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करनी है। और मुझे बहुत विश्वास होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी शुभकामना होगी। चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग शुरू हो जाते हैं। अब है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां क्या है। तो अब आप देख रहे हैं, उस दिन हमने आपको ये सारा दिखाया था कि बाल विकास का अर्थ है, आवश्यकता है, क्षेत्र एवं अवस्थाएं हैं, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम हैं, अर्थ है, कारक और प्रभावशाली विधियां हैं, अधिगम के सिद्धांत एवं नियम हैं। ये सारे आपके शिक्षण अधिगम से रिलेटेड है। फिर शिक्षण की प्राविधियां एवं विधाएं हैं, शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, शैक्षिक समावेशन है, समावेशन उपकरण तकनीक एवं विधियां हैं। ये सारे आपके सिलेबस हैं, ध्यान से आप देख लें। और हमने आपको बताया था कि आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या ये पहला टॉपिक हमको पढ़ाया गया, तो क्या इससे रिलेटेड सारे प्रश्न हमको आते हैं। यदि आते हैं तो आप सही दिशा में आपकी तैयारी जा रही है। फिर क्या है, बालक का विकास किस प्रकार हम सोचते हैं, सीखते हैं, एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में वैकल्पिक संकल्पना, बोध एवं संवेदनाएं, अभिप्रेरणा, ये देख रहे हैं। अब हम इसको विस्तृत रूप में ले आए हैं, जो आपका सारा सिलेबस है। मैं हट जा रहा हूं और फिर आप लोग थोड़ा देखें तो आपको क्लियर दिखेगा कि बाल विकास का अर्थ जो होता है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक, आप सारा चीज देख रहे हैं। तो थोड़ा छोटा जरूर दिखेगा, लेकिन क्लियर दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, इस सारे को आप देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरह करके कितनी ज्यादा आपको पाठ पढ़ने होंगे, ये सारे मैं लिख के रखवा हूं। जब हम लोग इसकी विवेचना करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं शिक्षण एवं, हम लोग जो डार्क में है उसको पढ़ ले रहे हैं, और बाकी आप लोग देख लेंगे। और इसको नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो आपको काम देगा। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श, और फिर अध्ययन और अध्यापन, ये तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न होंगे। फिर हिंदी पे हम आते हैं, अपठित अनुच्छेद, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम अच्छे से कराएंगे। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की प्रक्रिया, क्रिया ये मैंने वाच्य वाला मतलब वॉइस जिसको आप बोलते हैं, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां, संयुक्ताक्षर, वर्णक्रम, पर्यायवाची। और रोज हम एक शॉर्ट्स भी डालेंगे जो आपके टेट से ही रिलेटेड होगा। फिर हम आता भाषा विकास का अध्यापन। ये आपने देखा कि ये 30 प्रश्न हैं और ये 60 का हमने विवेचना कर लिया। अब बाकी जो हम करने वाले हैं वो इंग्लिश का। इंग्लिश में भी बहुत है, वही बात, अनसीन पैसेज है, नाउन एंड उसके प्रकार है, नाउन एंड इट्स काइंड्स, फिर प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मतलब ये जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे हैं। फिर सिंगुलर प्लूरल है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स है, मतलब उद्देश्य और विधेय, निगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर मैस्कुलिनियस, फिर पंक्चुएशन, सफिक्स, फिर फ्रेजल, ये सारे यदि मैं नहीं पढ़ाऊँ तो एक हमारे आनंद सर हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। वैसे मैं कोशिश रहेगी वही पढ़ाएं, क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे हैं, हम मैथ के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। फिर है गणित है,
गणित तो एकदम मैं बता दूं 60 है तो 60 में 59 नहीं होगा, 60 ही होगा। गणित में मुझे इतना विश्वास है कि यदि मैं गणित देता हूं तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, सारे का मैं एक एक करके वीडियो डालूंगा। सामाजिक विज्ञान का मैं नहीं लिख पाया और मुझे मिला नहीं, तो जैसे ही मिलेगा मैं आपको प्रेषित कर दूंगा इसका सिलेबस भी। तो वर्गमूल है, घनमूल है, वर्गमूल घनमूल की और जितनी भी है ये सब मैं, चूंकि मैं वैदिक मैथ जानता हूँ, वैदिक मैथ से मैं आपको बताऊंगा, चुटकी में आप बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी बात आती है बैंकिंग, फिर वर्तमान मुद्रा, बिल, कैश मेमो, सांख्यिकी है, पाई और दंड चार्ट है, संभावना है, प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कार्तीय तल है, क्षेत्रमिति है, घातांक है, और फिर इसके बाद इसके जो पेडागोजी होते हैं वो होते हैं। फिर विज्ञान की बात आते हैं तो ये फिर वही बात, सजीव निर्जीव जंतु संरचना, भोजन, स्वास्थ्य, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे क्या है, जीवों में श्वसन सर्जन क्या है, मापन, विद्युत धारा, चुंबकीय तत्व, गति एवं बल, यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, सारा आप देख रहे हैं। फिर अध्यापन से, पेडागोजी से भी आते हैं, उसकी प्रकृति क्या होता है, विज्ञान और उसमें उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, विज्ञान को कैसे समझा जाए, दृष्टिकोण क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, प्रेक्षण क्या है, अभिनवता क्या है, पाठचर्या क्या है, मूल्यांकन क्या है, समस्याएं क्या है, और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, जो हमारे रिमेडियल टीचर स्कूल में भी लागू करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद अब हम लोग आते हैं कि हम क्या करें, कैसे सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम पाठ में इतने पाठ हमें पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां से 17 पाठ है, 17 में हमने कैटेगराइज किया। एक में यदि 2 वीडियो बनते हैं तो 34 वीडियो बन जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई छोटा छोटा है उसको मैं, जैसे व्यक्तित्व का या बुद्धि लब्धि वाला, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा आता है तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बाकी छोटे में ही समेटने की कोशिश करूंगा। हिंदी एवं भाषा विकास के लिए 15 और 9, 15 तो ऐसे हैं और 9 जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड है। फिर अंग्रेजी भाषा में भी 19 पाठ है, गणित एवं अध्यापन और मुद्दे में 19 पाठ है, और विज्ञान एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे में 32 पाठ है, और सामाजिक विज्ञान में 40 पाठ है। तो इन 40 का अच्छे से अध्ययन करेंगे। है सिलेबस बड़ा, लेकिन हम इतना गहराई से पढ़ेंगे कि सारे को हम अच्छे से कर लेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा रोड मैप है, जिसके सहारे आप उसी रोड के सहारे, जैसे मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं यहाँ से लखनऊ जाता हूँ, और लखनऊ से जाने के बाद ट्रेन करता हूँ, और ट्रेन से फिर मैं जाता हूँ, या लखनऊ जाने के बाद मैं एयरपोर्ट से और फिर जा सकता हूँ। इसी तरह ये एक रोड मैप है। इतने पाठ आपको पढ़ने हैं तो जुड़ जाइए। अब हम लोग, जो हमने आपसे वादा किया था कि 30 प्रश्न का हल हम आपके सामने कराएंगे, और मुझे विश्वास है कि ये 30 प्रश्न आप कभी स्किप नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आपका जो स्मरण है, जो आपकी बौद्धिक लब्धि है, वो बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो 2022 में पूछा गया था उसी के बाद है। देखिए इस तरह के प्रश्न होंगे आपके। इसमें 150 प्रश्न होंगे 2 घंटा 30 मिनट में, 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको करने होते हैं। और ध्यान क्या है, आप ध्यान देंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें क्या होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 1 से 30 क्वेश्चन होते हैं। भाषा हिंदी लेते हैं आप, 31 से 60 होता है। फिर दूसरी भाषा लेते हैं तो उसमें 61 से 90 होता है। और गणित विज्ञान लेते हैं या सामाजिक विज्ञान लेते हैं, उससे 60 प्रश्न होते हैं। तो 30 तिहाई 90 और 60, 150 प्रश्न आपके होते हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। थोड़ा मैं हट जाता हूं ताकि आप लोगों को सवाल भी दिखेगा। कह रहा कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, पुरानी वाली विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। हमेशा याद रखिए, जब हमारे साइकोलॉजिकल लोग होते थे वो हमेशा बताते थे कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का है, अंतर्दर्शन, अंतः का दर्शन है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट, इसको हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे कि जो पुराने वाले की अंतर्दर्शन, पढ़ाई, अरे पढ़ाई तो अंतर से पढ़ी जाती है, मतलब तो इसका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है, वो अंतर्दर्शन है। क्योंकि अंतर की बात हम लोग करेंगे ना। अंतर्दर्शन का मतलब होता है कि आत्मविश्लेषण के माध्यम से स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना। अब हम आते हैं, एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है। अब आपको याद है, संज्ञानात्मक विकास क्लियर है आपका, फिर व्यवहारवादी वाटसन क्लियर है, मनोलैंगिक फ्रॉयड क्लियर है। तो भैया यहाँ आंसर क्या आ गया हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोग अच्छा से ध्यान से देखेंगे। फिर क्या है,
अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है? रुचि हो, पठार का मतलब जैसे हम जा रहे हैं और पठार है तो हम ऐसे करके ऊंचा पैर करेंगे। जब ऊंचा पैर करेंगे मतलब हमको अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न कब करता है? जब हम थक जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थकान। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर हमारा नेक्स्ट है कि दर्पण चित्त परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अब देखिए, सृजनात्मक, अधिगम अंतरण, अभिरुचि, अधिगम की गति, अभिगम अंतरण। जैसे ही हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो हम शीशा के सामने अपने हाव भाव, शारीरिक भाव देखते हैं, हमारी लज्जा खत्म होती है। ये क्या है? अधिगम अंतरण है, ताकि हम फ्री, जैसे मुझे सही से नहीं बोलने आता है, हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? शीशा के सामने बोलते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसमें क्या है? अधिगम अंतरण है। अब है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? हमेशा ध्यान रखना है कि ये व्यक्तित्व के मापन में परीक्षण होता है, अभिरुचि में, बुद्धि में और अभिक्षमता में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक परीक्षण संबंधी जो परीक्षण होता है, जो स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, वो क्या होता है कि वह एक तृष्णा उद्दीपक है जो रोशी श्रृंखला को क्या करता था, मतलब उसकी जो हानि होती थी उससे बना। अब है एक हमारा छोटा सा प्रश्न है और उसको आप लोग ढंग से करेंगे, एकदम चुटकी बजा के करेंगे और ये याद भी सूत्र रखेंगे। क्या कर रहा है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 साल है, मतलब 5 ही साल में वो 8 साल का बच्चा जो सोचता है, समझता है, उसका है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और वो क्या है? मानसिक आयु, मानसिक दिख रहा होगा आप लोगों को, मानसिक आयु, मानसिक आयु गुने 100 बटे होता है वास्तविक आयु। यही फॉर्मूला होता है। अब इसके सहायता से हम कर लेंगे। मानसिक आयु उसका कितना है? देख रहे हैं आप, मानसिक आयु कितना है? कह रहा है कि इसकी मानसिक आयु 8 साल है। तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 100 और बट्टे वास्तविक आयु इसका 5 वर्ष का लड़का है। 5 का 20 से काटे 20 अट्ठे 160। 160 यदि कहीं दिख जाए तो उसको ऐसे गला लगा लीजिए आप। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु गुने 100 बट्टे वास्तविक आयु। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का एक सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। तो 5वें सवाल में आपको चुटकी बजा के हुआ कि नहीं, इससे ज्यादा चीज आप जाने की नहीं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्वधिक व्यक्तिनिष्ठ, अंतरदर्शन। फिर एल्बर्ट बंडूला किससे समझे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अधिगम में पठार किस कारण बनता है? थकान के कारण बनता है। दर्पण चित्र में क्या होता है? अधिगम अंतरण होती है। और क्लाउड पिक्चर जो है व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड है। और 5 वर्ष की मोहन की आयु यदि 8 साल है तो इसका हमने बुद्धि लब्धि कितना निकाला? 160। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग बेहतरीन करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जरूर छोटा है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। कह रहा है निम्न में से कौन से आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? हमेशा ध्यान रखना है कि 3 तरह की मंदता होती है। एक हल्की मंदता होती है जिसकी आईक्यू लेवल 50 से 70 होती है। एक गंभीर मंदता होती है जिसकी आईक्यू 20 से 35 होती है। एक गहन मंदता होती है। 3 तरह की होती है। तो जो हमारा हल्की मंदता होती है उसी में हम सीख सकते हैं, शिक्षणीय मंद बालक होता है। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 से 49, क्योंकि यही जो हमारा है ये 50 से 70 के बीच में नहीं, हमारा 36 से 49, क्योंकि हमने बताया कि इसके बीच में, माना हल्की मंदता और गंभीर मंदता के बीच की ये बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 से 49 जिसका आईक्यू लेवल होगा वो। अब रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? हमेशा आपको पता है कि ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्रिया होती थी, बुद्धि की नहीं। और इसमें रोशा ने क्या किया था? 10 कार्ड दिया था और 10 कार्ड के आधार पे उन्होंने व्यक्तित्व की सारी बातों को बताता था। तो क्या हो जाएगा? रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में क्या करता था रोशा ने? क्या किया था? 10 कार्ड के साथ व्यक्तित्व का परीक्षण किया और इस माध्यम से क्या किया? इसे रोशा शाही धब्बा भी परीक्षण कहा जाता था। इसका आकलन व्यक्तित्व का मतलब सही आकलन कर देता था। अब है यह विस्मृति का कारण नहीं है। ध्यान देंगे, पहले ही लिखा हुआ है नहीं है। तो नहीं है जहां तक बात है मानसिक द्वंद्व। अच्छा, मानसिक द्वंद्व जो नहीं है, देखिए अब स्मरण रखने की इच्छा होगी तब फिर हमारा विस्मरण होगा कहां से? विस्मृति होगी ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा?
मानसिक द्वंद होगा तो हमारा विस्मरण होगा, लेकिन स्मरण रखने की इच्छा होगी तब हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मरण करने की इच्छा। अब वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करके विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो क्लियर है, गणित है ही नहीं, हमारा सांख्यिकी है। इसमें अब कह रहे हैं कौन शेष से भिन्न है? रेवेन का परीक्षण, ड्रॉयमैन का परीक्षण, 16 पीएफ और टीएटी, तो ये सब आप जानते हैं। ये और ये सब क्या है? बुद्धि से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? रेवेन का परीक्षण जो है वो क्या है? बुद्धि से संबंधित है। और ये सब क्या है? व्यक्तित्व से संबंधित है। ध्यान से देंगे, व्यक्तित्व से संबंधित है। रॉबिन ने क्या था? साइकोमेट्रिक टेस्ट किए थे, उसी के अनुसार था। तो ध्यान से आप देखेंगे ये सारे ड्रॉयमैन, टीएटी और एफटी, जब आप बुद्धि हम पढ़ाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखेंगे, ये रेवेन का परीक्षण जो है वो बुद्धि से है, बाकी सब व्यक्ति। अब है एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया, और मैं सोचूंगा इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का कह रहा है कि इसका मध्यांक क्या होगा। अब मध्यांक के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको क्रम से सजाएंगे। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाई है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अंक हो गए? 6। 6 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या होता है तो क्या करते हैं? मध्यांक हमारा क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। n/6 में 2 का हम भाग दिए तो क्या आया? तीसरा पद। और 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? चौथा पद। मतलब तीसरा पद, थर्ड पद और फोर्थ पद का अपॉन 2। अब थर्ड पद क्या है? 1, 2, 3, 9। दूसरा क्या है? चौथा 10। 9 प्लस 10 बट्टे 2, 10 9 19 बट्टे 2, 19 बट्टे 2 मतलब 9.5। 9.5 कहाँ दिख रहा है हमारा? ये आंसर दिख रहा है। सारा आपको समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ढंग से आप देखेंगे एकदम क्लियर दिखेगा और ये आपको बहुत ही अच्छा करेगा। फिर अब देखिए क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक नहीं किया था भाई, स्किनर ने नहीं किया था, हेगार्टी ने नहीं किया था, गेस्टाल्टवादी ने किया था, जिसमें पॉवलोव भी आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? गेस्टाल्टवादी। अब मैकडोनल्ड के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैं तो जल्दी जल्दी करता हूं ताकि वीडियो बड़ा न बने और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो क्या करा मैकडोनल्ड के? क्या कहा था? मैकडोनल्ड जो है हमेशा जो था बड़ा बौद्धिक आदमी वाला था और व्यवहार से भी ज्यादा रिलेटेड था। उनका जो कहना था, हमेशा ध्यान रखना है, वो संवेग से। उन्होंने क्या किया था? संवेग के लिए 14 नए आयाम दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये संवेग का कारण होता है, संबंधित संवेग होती है, ये कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, जैसे पलायन है भय होगा, युत्सा है क्रोध होगा, निवृत्ति है घृणा होगी, जिज्ञासा है आश्चर्य होगा, फिर शिशु रक्षा है वात्सल उमड़ेगा, शरणागति है विवाद होगा, रचनात्मक है संरचनात्मक भावना आएगी, संचय प्रवृत्ति है तो स्वामित्व की भावना आएगी, सामूहिकता है तो एकाकीपन आएगा, काम है तो कामुकता आएगा, आत्मगौरव है तो श्रेष्ठता की भावना आएगी, दैन्य है तो आत्महीनता आएगी, भोजन है भोजन अन्वेषण की बात आएगी तो भूख होगा तभी भोजन अन्वेषण होगा, हास है तो आमोद प्रमोद होगा। ये इस तरह 14 दिए थे उन्होंने, मैकडोनल्ड ने। तो हमारा आंसर क्या है इसका? हो जाएगा संवेग का होगा। अब पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा नहीं, कल्पना नहीं, संवेदना नहीं, ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जब हम लोग इसका रिलेटेड जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने दिया था। एक ही बार में टिक कर देना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है सवाल। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की बात जहां तक आएगी तो क्या होगा? उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है। वैधता, यस भाई, वैध नहीं होगा तो फिर परीक्षण का मतलब क्या है? विश्वसनीयता नहीं होगी तो फिर परीक्षण का मतलब क्या? वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो फिर वो ग्राह्य कैसे हो जाएगा? अभिक्षमता, यस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिक्षा। भिन्न, ये इससे अलग है। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक सिद्धांत, द्वि सिद्धांत, बर्नल, ये साइमन, उसके बाद बीने, उसके बाद आप ये सब पढ़े ही हैं, द्वितत्व का सिद्धांत,
उसके बाद एक तत्व का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब बुद्धि लब्धि का पढ़ेंगे, बुद्धि का, तो उसका 2 चैप्टर है, एक चैप्टर है, बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। इसको जब हम पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में तब आपको समझ में आएगा। अब है कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसमें, जिसमें हमारे हार्मोन का स्राव होता है। अब देखते हैं हम, क्या पीयूष ग्रंथि से होता है? यस। एड्रिनल से होता है? यस। एड्रिनल से जानते हैं आप लोग। थायराइड से होता है? यस। लार ग्रंथि से लार होता है। ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बहिःस्रावी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। अब है पियाजे के अनुसार, पियाजे ने 4 संक्रियात्मक भाग दिए थे बात, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था है। अब क्या क्या कह रहा है ये देखिए आप, कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक। तो आपको आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा। इसमें क्या होता था, इसमें बच्चे क्या करते थे, ये द्वितीय अवस्था जो होती है, इसमें बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। इसके अनुसार क्या होता है, उसका भाषा का भी विकास होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। अब है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति सबकी पाई जाती है। हमारे अंदर कुछ विशिष्ट गुण होगा, आपके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होगा। अरे वो बहुत अच्छा रामायण पढ़ता है, वो बहुत अच्छा चेस खेलता है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, वो बहुत अच्छा ढोलक बजाता है। तो उसका जन्मजात जो होता है, व्यक्तिनिष्ठ की बात होती है, सब में होता है, हर एक मनुष्य में होता है। क्या होगा? सभी प्राणियों में जन्मजात प्राकृतिक भेद। तो ये आंसर इसका क्या होगा? 21 का पहला। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहा, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? जब आपको पता है 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 21A में अनिवार्य बाल शिक्षा की बात की थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को लिए अनिवार्य शिक्षा लागू होनी चाहिए। तो कौन होगा इसमें, देख लीजिए भैया, 21A कहाँ दिख रहा है? 21A हमारा यहाँ दिख रहा है। आंसर हमारा क्या होगा? 21A। कौन सा, यदि पूछ दे कौन सा संविधान संशोधन, 86वां। कब हुआ था? 2002 में। क्लियर। अब क्रैशमर ने व्यक्तित्व में, अब ये क्रैशमर जो था ये बड़ा बेहतरीन आदमी था। वो क्या किया, किसी जो व्यक्तित्व की बात की थी उसमें उन्होंने व्यक्ति को क्या किया, उसके भौतिक आधार पर नापा। उन्होंने कहा गोल काय, लंब काय, दुर्बल काय, सुडोल काय, डिस्प्लेस्टिक। ये जर्मन था, जर्मन मतलब मनोवैज्ञानिक था। अब देखिए इसमें क्या है, गोल का है, हमने कहा गोल का है, लंब का है, सुडोल का है, उसके बाद डिस्प्लेस्टिक भी होता, दुर्बल भी होता, ये सब। तो किस आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ये सभी। क्लियर। टीईटी जो आप परीक्षा देने वाले हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कर रहा है? टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है? अभिवृत्ति का नहीं भाई, अभिवृत्ति से क्या मतलब है मुझे, मूल्य का ना, बौद्धिक क्षमता का। बौद्धिक क्षमता तो आईएएस और अभिक्षमता का। अभिक्षमता मतलब क्या होता है? अभिक्षमता मतलब होता है जो हम पढ़ाते हैं, क्या इनको पढ़ाने के लिए हम एलिजिबल हैं, क्या उसका बच्चे की जो मनोदशा है उसके अनुसार हम अपने को मतलब इसीलिए परीक्षा ली जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? देखिए जो ये थे दिमाग में आ रहा, हाँ, एडोल्फ हिटलर, तो उन्होंने कहा था मुझे 100 आदमी दे दीजिए या मुझे 10,000 आदमी दे दीजिए, मैं देश को बदल दूंगा। तो हर एक चीज लागू होता है। आप जो देख रहे हैं, खेल और व्यायाम से शारीरिक स्वस्थता होती है, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण, अच्छे वातावरण में है तो वो अच्छा कर लेगा। वंशानुक्रम है, जीन अच्छा है, जेनेटिक रूप से, जैसे कहता है खेल, अरे खिलाड़ी है तो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। जैसे किसी का मैंने किसी के पिताजी पेंटर है तो बहुत अच्छा पेंटर बन जाएगा। तो इस तरह तो ये सारे बातें जो है, वातावरण, खेल एवं व्यायाम और वंशानुक्रम, सारी बात आपको प्रभावित करती है। तो आंसर हो जाएगा। अब है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? अभी हम लोगों ने पता क्या था, मानसिक आयु गुने 100 बट्टे वास्तविक आयु। बाकी किसी पे ध्यान मुझे देना ही नहीं है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु गुने 100 बट्टे वास्तविक। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने दिया था? अब आपको वुडवर्थ नहीं, रॉस ने नहीं दिया था, ड्राइवर ने नहीं दिया था, तो भैया दिया था किसने? जॉन डीवी ने दिया था। और जॉन डीवी ने क्या कहा था? कह रहा था कि मनुष्य विचारात्मक चिंतन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान खोज पाता है और उसमें विचारों, तर्कों को एक क्रम में स्थापित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो व्यवहारिक और सामाजिक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी साहब। अब आगमनात्मक तर्क के अस्त्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आगमनात्मक
याद आप ध्यान रखें, आगमन की बात हुई, साइंस वाला बात हो गया। तो सामान्यीकरण यस, जनरलाइजेशन होगा, प्रयोग होगा यस, प्रयोग भी होगा, अवलोकन भी होगा, लेकिन कल्पना कल्पना होगा तो फिर सामान्यीकरण नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी की कल्पना कुछ है, किसी की कुछ है। अब सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल हुआ, हम कोई चीज बात सीखें और फिर मैं भूल जाऊं तो क्या कहलाएगा? भूलना। भूलना क्या है? विस्मरण। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विस्मरण। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपका शिक्षक साथी, और मैं आपसे चर्चा भी किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो आप लोग जुट जाइए। और मैं बताया था कि अल्टरनेट डे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और हर एक वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि एक पेज, मतलब एक सेट 30 अंक का, 60 अंक का, ये मैं ज़रूर कराऊं, ताकि आप लोगों को अच्छा हो जाए। इसी बहाने बहुत सारे ज्ञान का आपके अंदर, मतलब जो थोड़ी थोड़ी सी सो गई थी, वो पुनः जागृत में कर पाऊं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शुभकामना होगी। धन्यवाद। कुछ भी यदि आपको ऐसा लगे कि ये सही नहीं है तो आप मुझे करें, मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो आप समझ लें, ताकि मैं उसको और सुधार करूं अगले वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।